समाज में भारतीयता के रंग को आकार दिया है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन यही एक आयाम नहीं है। बहुत सारे अभी जैसे कि कविताएं भी सुनाई गई, और ये जरूर है कि उनके पूरे लेखन का और चिंतन का जो केंद्रीय पक्ष है वह राष्ट्रीयता। उन्हीं का नहीं, बल्कि यूं कहेंगे कि 1857 के बाद इस देश के किसी भाषा भाषी क्षेत्र में जो भी विद्वत चिंगारी हमारे सामने नजर आती है, चाहे वह जनजातीय समूह से हो, चाहे वह जनजातीय भाषाओं के साथ खड़ा हो, या फिर स्थापित भाषाओं के साथ खड़ा हो, तो आप गौर कीजिए कि 1857 के बाद जो चिंगारी दिखाई पड़ती है हमारे साहित्य के भीतर, जो आग निकलती हुई दिखाई पड़ती है, उसका एक अंश है सुब्रमण्यम भारती। दक्षिण में वह आग किस तरह से खड़ी हो रही थी, उसकी वानगी हम वहां पर देखते हैं। हिंदी पट्टी में भी आप ऐसे तमाम लोगों को देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह पूरा का पूरा जो देश है, आजादी के लिए प्रयासरत देश, हमारा साहित्य उससे अछूता कैसे रह सकता था। लेकिन इन रचनाकारों ने दुनिया के, भारत के हर क्षेत्र में जिन लोगों ने भी लिखा है, जो लोग लिख रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आजादी का ही बिगुल नहीं बजा रहे थे, उसके साथ साथ वे एक दूसरी आजादी के लिए भी लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका जिक्र आपने किया, जाति प्रथा के उन्मूलन का और अस्पृश्यता। सुब्रमण्यम भारती यह जो बड़ी चिंता थी कि बिना यह जो भेद है, यानी उस दौर के सभी रचनाकारों की बड़ी चिंता है कि जब तक हम यह विभेद, सामाजिक विभेद, परंपरा, अस्पृश्यता की जो परंपरा है, उसका जब तक विनाश नहीं करेंगे, तब तक आजादी एक दूर की कौड़ी होगी। और आप गौर से देखिए कि आजादी का परचम बड़ी शिद्दत से लहराने वाले गांधी जी, जो इस संस्थान के मार्गदर्शक रहे, उनका भी जो मुहिम रहा वो अस्पृश्यता को लेकर के ही रहा। गांधी जी की अर्थनीति बहुत महत्वपूर्ण रही है। जो आज का खादी ग्रामोद्योग है, वो आज भले एक दुकान हो, लेकिन आप गौर कीजिए कि आजादी के समय में वो ग्रामोद्योग दुकान नहीं था, वो एक आंदोलन था। किसके खिलाफ आंदोलन था? अंग्रेजों की अर्थनीति के खिलाफ एक आंदोलन था। यानी कि वह जो आजादी का पूरा जज्बा है, और कैसे कैसे लोग लड़ रहे थे। सुब्रमण्यम भारती के बारे में मैं बिखरी बिखरी बातें ही कहूंगा, क्योंकि सिलसिलेवार बातें आपने कह दिया है। तो 10 साल जो पांडिचेरी में रहते हैं, पांडिचेरी में ही क्यों और कैसे रह गए? दरअसल पांडिचेरी में अंग्रेजों की टेरिटरी नहीं थी। पांडिचेरी और आपका ये गोवा फ्रांसीसी और पुर्तगाली की थी। जाहिर सी बात है कि वो 10 साल वहां रहे और वनवासियों के बीच हो रहे। उन्होंने देखा जीवन कितना संघर्षमय होता है, और आदर्श को जीवन के साथ कैसे मिला करके चला जाए, उसकी भी दीक्षा उन्होंने, अगर काशी से उन्होंने शास्त्र की शिक्षा ले, ज्ञान का अकूत भंडार पाया, तो व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान को कैसे प्रसरित किया जाए, उसकी भी शिक्षा उन्होंने उन वनवासियों के बीच रहते हुए देखा, पाया, सुना और समझा। जब वे लौटते हैं और उन्हें बंद कर लिया जाता है, जैसा कि होता रहा है, तब वे अपनी व्यवहारिक, जिसको कहा जाए जीवन में, राष्ट्रवाद का जो पुट ले आते हैं, वो बड़ा ही संघर्षमय है। इस पक्ष पर भी हमें सोचना और समझना चाहिए। दरअसल वो कोई यूटोपिया नहीं है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग किस तरह जी रहे थे, इस पर भी हमें चिंतन मनन करना चाहिए, देखना चाहिए। 1904 में वे राजा की नौकरी छोड़ देते हैं। वो राजा जिसके पहले वे आजादी के क्रम में साथ जुड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक सामंती सरोकार है, उसका भी विरोध होना चाहिए। और वे 1904 में स्कूल में अध्यापन का काम करने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वे उसके बाद
पत्रिका का संपादन भी करते हैं। और यही नहीं, देखिए वो दक्षिण और उत्तर का सेतु कैसे बनते हैं भक्ति काल के तुरंत बाद। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि भक्ति काल में हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति द्राविण उपजी लायो रामानंद, प्रकट किया कबीर ने नौ दीप दस खंड। तो ये संवाद जो भक्ति काल से चल रहा था, भाषिक संवाद, अस्मिता का संवाद, जज्बे का संवाद, समय का संवाद, भाषाई अस्मिताओं का संवाद, वह संवाद सुब्रमण्यम भारती पुनः स्थापित करते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। इस रूप में करते हैं कि उत्तर की जो गतिविधियां हैं, वो उत्तर की गतिविधियों के बीच भाषा बाधक न बने, तो उसका अनुवाद करते हैं। तमाम जो उस दौर के बड़े बड़े लीडरान हैं, उनकी बातों को दक्षिण तक पहुंचाते हैं, और दक्षिण की जो सहमतियां हैं उसे उत्तर तक पहुंचाते हैं। ये राष्ट्रीय पैमाने पर हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो दक्षिण और उत्तर का ही संवाद था, ये पूरे भारत वर्ष का। इसके साथ साथ आप गौर से देखिए कि गांधी जी ने तो पहचाना ही, लेकिन उस दौर में ये लोग भी पहचान रहे थे, हर कोना पहचान रहा था कि हमारी जो दूसरी आजादी है उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहली आजादी तो भौगोलिक आजादी है, यानी कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त होना है, ये सबकी मांग है, हर एक प्राणी की जो भी इस देश में रहता है। लेकिन एक दूसरी आजादी भी, जिसको कहते हैं सामाजिक आजादी, उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे, अस्पृश्यता और जाति प्रथा का उन्मूलन करने के। दक्षिण कोई बहुत जाति व्यवस्था से मुक्त हो ऐसा नहीं है। आज भी आप देखिए तो देवदासी की प्रथा वहां मौजूद है। बहुत सारे ऐसे आप जानते होंगे कि किस किस तरह के कर लगाए जाते थे। वस्त्र पहनने पर पाबंदियां थी, चलने पर पाबंदियां थी। तो ऐसे तमाम जटिलताओं से भरा हुआ जो दक्षिण है, उस दक्षिण को संवारने का काम उन्होंने अपने उससे किया। इसलिए उनकी ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा नीति उनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा पर उन्होंने कौन कौन सी बातें कही और क्या चाहते थे वो, इस देश का जो युवा है वो किस तरह की शिक्षा पाए, इस तरह की वो शिक्षा की संकल्पना करते थे जिस शिक्षा के माध्यम से ये अस्पृश्यता, जाति का जो अनावश्यक दंभ है, वर्चस्व का जो सामाजिक आधार है, वो टूटे। इन सारी चीजों को वो अपनी शिक्षा नीति में समाहित करते हुए विचार दे रहे थे। रामविलास शर्मा का भी किसी ने जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात है। रामविलास शर्मा का एक पूरा लेख है और उस लेख में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वो भूगोल, किस तरह के भूगोल की बात कर रहे थे, वो किस तरह के इतिहास की बात कर रहे थे। शिक्षण व्यवस्था में अगर भूगोल रखा जाए तो इस तरह से भूगोल रखा जाए कि जो क्षेत्रीय भूगोल है, यानी जिस क्षेत्र विशेष में स्कूल स्थापित है, उस क्षेत्र विशेष का जो भूगोल है, उस भूगोल से बहुत अच्छे ढंग से छात्र छात्रा परिचित हो। जो देशज उस क्षेत्र का इतिहास है, उस इतिहास से कैसे छात्र प्रभावित हो। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कविता क्या है, आपने पढ़ा होगा, एक लंबा निबंध, वो एक उसको कहा जाए प्रस्थान स्थल है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रवेश करते हैं या साहित्य की आलोचना के लिए जब आप अपनी बाहें खोलते हैं, दिमाग खोलते हैं, तो आपके रंध्रों को भी वो जो निबंध है वो खोलता है। और इस टुकड़े को नामवर सिंह ने उठाया अपनी छायावाद पुस्तक में। यानी कितनी बड़ी बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कहा कि देश प्रेम जो होता है वो तब तक वायवी होता है, तब तक उसके हाथ पांव नहीं होते जब तक कि हम अपने घर के बाहर के प्रकृति से, पशु पक्षी से प्रेम करना नहीं सीखते। राष्ट्र प्रेम एक बड़ी संकल्पना है। यानी कि जब तक हम अगर प्रेम नहीं कर सकते तो हम लड़ भी नहीं सकते। यानी प्रेम एक बड़ा पक्ष है। जो भी आप गौर से देखिए कि स्वतंत्रता के संग्राम में जिन लोगों ने अपनी आहुति दी है वे वीरता से भरे हुए नहीं हैं, सबसे पहले वो प्रेम से भरे हुए हैं। अगर उन्हें प्रेम नहीं है तो भावनाओं का उत्पादन नहीं होगा। और अगर भावनाओं का उत्पादन जहां नहीं होता है, देखिए भावुक होकर के आदमी बौद्धिक निर्णय नहीं लेता,
तात्कालिक निर्णय लेता है। फांसी पर चढ़ने के जो जज्बे हैं, इन जज्बों के पीछे अगर आप साइकोलॉजिकल अध्ययन कीजिए, यानी मनोवैज्ञानिक अध्ययन कीजिए, तो आपको नजर आएगा कि वो प्रैक्टिकल लोग नहीं थे। वे कौन से लोग थे? प्रेम करने वाले लोग थे। किससे? पूरे शिद्दत के साथ अपने समाज से, अपने देश से, अपनी मिट्टी से और देश से। ये जो प्रेम है, प्रेम धीरे धीरे जब खड़े की तरफ भर जाता है तो देश के प्रति भी प्रेम करने के लिए आह्लादित करता है, और तब देखिए कि वह समर्पण हमको दिखाई देता है। वरना मरने के लिए आप जब मरना चाहते हैं तो आपका शरीर आपको मरने से रोकता है, विज्ञान कहता है। लेकिन कोई स्वतः मर जाए। कहते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी गई तो वेट लिया जाता है कि आपका भार कितना है। आप सोचिए कि भार कम हो जाता है लोगों का, कि मरने जा रहा है, आधी उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, उसके शरीर का वेट कम होता है। और जब उन्हें उनका वेट लिया गया तो पता चला कि 2 किलो बढ़ा हो गया। लेकिन आप गौर से देखिए, मरने का खौफ नहीं था। क्यों मरने का खौफ नहीं था? वो कौन से लोग थे? वो कौन सी पीढ़ी थी? हमारे इतिहास का वो जिसको कहा जाए कि बहुत संघर्षशील जो समय है, उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं? बड़ी बस हम उसे इतिहास की तरह पढ़ते हैं। दरअसल उसे जब हम जज्ब करके पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो लोग कैसे थे, किस तरह से चीजों को खत्म किया उन्होंने। अपने हिस्से की जो सफलताएं थी, हो सकती थी, उन्होंने त्यागा, छोड़ा। वही नहीं, उनका पूरा परिवार सफल हुआ। आपको मालूम ही है कि अपने अंतिम दिनों में सुब्रमण्यम भारती आर्थिक रूप से बहुत विपन्न थे। खाने के लिए उनके पास, यानी जिसको कहा जाए खाने की कमी थी। और उनकी मृत्यु भी कैसे हुई? उनकी मृत्यु हुई वो हाथी को, यानी यह उनकी अपनी आस्थाएं थी। बावजूद इसके हम ये कहें कि जिस व्यक्ति को हम यहाँ पर चुने हैं, जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वह व्यक्ति कितना बड़ा और कद्दावर था। अगर यह आज बातें नहीं होती तो हम सुब्रमण्यम भारती के बारे में इतना कुछ नहीं जानते। तो हम ऐसे व्यक्ति को बड़े शिद्दत के साथ नमन करते हैं, और उनकी कविता का एक हिस्सा जिसको हम यहाँ जरूर पढ़ना चाहेंगे, और देखें कि उनमें सिर्फ और सिर्फ अस्पृश्यता को लेकर के विचार ही है, या कहीं उनके भीतर वो जिसको कहते हैं कि कायांतरण भी है। उनके एक एक शब्द कायांतरण की ओर इशारा करते हैं। वे लिखते हैं अपनी कविता में कि ब्राह्मण हो या अब्राह्मण, हम सब समान हैं। इस धरती पर जन्मे सब मानव समान हैं। जाति धर्म का दम न भरेंगे, ऊंच नीच के भेद तजेंगे, हम वंदे मातरम कहेंगे। जो अछूत हैं वे भी कोई और नहीं है। जो अछूत हैं वे भी कोई और नहीं है। वे भी तो रहते हम सबके साथ यही हैं, और हमारा हित करेंगे, हम वंदे मातरम कहेंगे। गौर से देखिए कि उनकी चिंताओं में, आजादी की उनकी चिंताओं में कौन कौन समाहित है। वह भी जिसे समाज, उस दौर का जो भारतीय समाज है, जो लेकर के नहीं चल रहा है, जिसे अंत्यज कह रहा है, उसे भी वे अपनी आजादी की लड़ाई में शामिल करते हैं। उसके हक के संदर्भ में भी वे अपनी बातों को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बातें बहुत हैं, और आप लोग को निकलना भी है, तो मैं समाप्त करूं। दूसरे पक्ष को मैं छोड़ देता हूं। भाषा के संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, तो सुब्रमण्यम भारती की यादों को नमन करते हुए, और इस तरह के किसी और चरित्र को भी हम लोग उठाएंगे और देख पाएंगे कि जो उत्तर भारत का इतिहास है, जिस पर हम इतना गौरव करते हैं, दक्षिण भारत का भी इतिहास उतना ही मजबूत और
आकर्षक है, जो हमें आह्लादित करता है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ पर भी इसी तरह के जो क्रांतिकारी बीज हैं हमें दिखाई देंगे इतिहास में, साहित्य में। तो ये जो यात्रा है तमिल और काशी, दरअसल यह तो एक सूत्र वाक्य है, मूलतः यह पूरे देश का अवगाहन है, क्योंकि इस रूप में कि यह पूरा देश जो है वो एक राष्ट्र और एक भाषा का राष्ट्र नहीं है, यह देश बहुभाषा और एक राष्ट्र का देश है। जाहिर सी बात है, जब बहुभाषिकता है तो बहुत सारे उस भाषिकता के रंग होंगे, और उस रंग में हिंदी उस धागे की तरह है जो सारी बोलियों और भाषाओं को एक दूसरे के साथ पिरोते हुए हमारे साथ खड़ी होती है। इसलिए हमें उस पर गर्व भी करना चाहिए, लेकिन उसे इतना एकाकी भी नहीं बनाना चाहिए कि उसके समानांतर प्रतिपक्ष भी नजर आए। तो हिंदी का जो संपर्क भाषा का रूप है, वही इस पूरे इतिहास को, भारतीय इतिहास को, भूगोल को, अस्मिताओं को और संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का भी माध्यम है, समझने का भी माध्यम है और जीने का भी माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।